हाँ जी, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आज आप लोगों के सामने एक और नए टॉपिक के साथ, और कोशिश रहेगी कि आज के मेन टॉपिक कंप्लीट किए जाएं। ठीक है, तो आइएगा शुरू करते हैं। सिंपल एक अपील सबसे पहले, लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा क्रक्स में ये चीज़ें आपको कराई जा रही हैं। कोशिश करके लास्ट तक देखना, समझ आए लाइक करना, अच्छा लगे दूसरों से शेयर करना, और लगे कि हाँ एफर्ट्स आपके लिए अच्छी डायरेक्शन में लग रहे हैं तो स्पष्ट जाके चैनल को सब्सक्राइब करना। जो लोग नए हैं, ये आपकी फैमिली है, आप इसे आगे बढ़ाएंगे, अपने आप ये बड़ी होती चली जाएगी और आप ही लोग इस फैमिली को बड़ा करने में बड़ा रोल प्ले करोगे। तो शुरू करें, चलिएगा। आज हम सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट के लिए बात करेंगे कि मौर्यंस के बाद इंडिया में कौन कौन आया और उनके आने से इंडिया में क्या क्या रिजल्ट्स हुए। सबसे पहले अगर हम इसी बात में आगे के लिए बढ़ते हैं तो हमारे पास सबसे पहला नाम आता है, दैट इज ग्रीक्स। नाम क्या आता है सबसे पहले? ग्रीक्स। जब हम इंडो ग्रीक्स के लिए बात करते हैं तो इंडो ग्रीक्स इंडिया में आए क्यों? भाई कोई भी आपके घर बार बार आ रहा है, इस बात का मतलब क्या है कि वो आपके यहां की कमियां ढूंढ रहा है। जिस दिन उसे जरूरत पड़ेगी वो आपके यहां की कमियों पर हिट करेगा और आपके यहां रूल करेगा। यही तो हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम ग्रीक्स आए, देन फिर आपके बिंदुसार के टाइम आए, देन अशोक के टाइम आए। ये रेगुलर ग्रीक्स हमारे यहां पर क्यों आ रहे थे? द ओनली रीजन इन्हें रूल करना था। ग्रीक्स जब इंडिया में आए तो उन्होंने सबसे पहले, ये लिखा जाता है, फर्स्ट जिन्होंने इंडिया को इन्वेड किया, फर्स्ट इंडिया को सबसे पहले इन्वेड करने वाले लोग कौन थे? सेंट्रल एशिया से। फिर बोल रहा हूं सेंट्रल एशिया से, दैट इज इंडो ग्रीक्स। ये कहीं ना कहीं ग्रीस से बैक्टीरियन जगह से फॉलो अप करते थे, दैट्स वाई इनको नाम मिला बैक्टीरियन ग्रीक्स। क्वेश्चन एनडीए में आया हुआ है, बैक्टीरियन ग्रीक्स कौन थे? वहां का रूलर बैक्टीरिया। इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट किंग रहे इंडिया में वो रहे महेंद्रा। यही वो महेंद्रा हैं जिनको लेटर ऑन मलिंद के नाम से जाना गया। और ये मलिंद वाली वही कहानी है कि इन्होंने हर रिलीजियस टीचर से कुछ सर्टेन क्वेश्चंस पूछने थे और वो सर्टेन क्वेश्चंस का जो भी धर्म के रिलीजियस टीचर आंसर दे देते, ये उसी धर्म को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने की बात कहते थे। यही देखिए यहां पर हुआ कि जिस समय पर इनके यहां पर ये कन्वर्सेशन शुरू हुआ तो नागसेन नाम के एक बुद्धिस्ट हुआ करते थे जिनके साथ इन्होंने अपना वो कम्युनिकेशन किया जिसे मलिंद पानो और द क्वेश्चन ऑफ मलिंद के नाम से जाना जाता है। पाली टेक्स्ट में ये सब लिखा हुआ है बुद्धिज्म में। क्योंकि ये बुद्धिस्ट थे, दैट्स वाई इंडो ग्रीक्स के पहले रूलर जिनका नाम मलिंद्र या मलिंद के नाम से जाने जाते हैं वो बुद्धिस्ट बन गए थे। ये इंडिया की खास बात है। जो इंडिया आया वो यहीं का होकर रह गया, अंग्रेज नहीं हो पाए, बाकी कोई वापस नहीं गया आज तक। जो आया यहीं रुका, यहीं रहा। आगे इनकी कैपिटल की बात करें तो वो शाकाला, मॉडर्न सियालकोट पंजाब से हुआ करती थी। इसी में और थोड़ा सा आगे के लिए बढ़ते हैं तो सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट में हम लोग जब देखना शुरू करते हैं तो ग्रीक्स के हमें कुछ कुछ नए फीचर दिखते हैं जिसे हम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं। बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स पर, होलिस्टिक आर्ट्स पर नई नई इमेजेस, नए नए कैरेक्टरिस्टिक्स को उभार लाना, उनको डिफाइन करना, ये यहां से शुरू हुआ। कहते हैं बुद्ध की बड़ी इमेजेस बनने का वन ऑफ द रीजन यही था, या बुद्ध जो पहली इमेज दुनिया में किसी की बनी वो बुद्ध की बनी, उसका यही था क्योंकि इंडो ग्रीक्स इस आर्ट के अंदर एक्सपर्ट हुआ करते थे और इनके राजा किसको फॉलो अप करने लगे थे? बुद्धिज्म को। क्यों ऐसा था? जब ये सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आए तो वहां पर इतने साइज के ऊंचे पहाड़ नहीं मिलते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने देखा हिंदू कुश माउंटेन से अंदर की तरफ आते हुए कि यहां तो हाइट ही बढ़ रही है, तो इन्होंने उसे तराशना शुरू करा और स्लोली एंड ग्रेजुअली उसके तराशते हुए इन्होंने स्टैचू, मूर्ति, आइडल वर्शिप, ये सब शुरू हुआ। तो उसमें क्वेश्चन आता है पहली मूर्ति किसकी बनी, फर्स्ट आइडल किसकी थी? दैट इज भगवान बुद्ध की थी।
देन लेटर ऑन चीजें बनी। इसी में ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से आए थे, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का मतलब अफगानिस्तान वाली साइड रहा होगा। इसी को देखते देखते इंडिया में भी एक स्कूल ऑफ आर्ट जनरेट हुआ जिसका नाम था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। एक क्वेश्चन आता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में फर्क क्या है? जहां पर बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे हैं, दैट इज गंधार। जहां पर बुद्ध शांत मुद्रा के साथ साथ हल्का स्माइली हैं, हल्का स्माइली है, दैट इज मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ इमोशंस जो डाला गया वो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से था। ये याद रखिएगा, एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे के लिए बात करता हूं इसी में। क्या हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हुई? 1 मिनट रुकिए। ओके, ये जूम आउट हो गया, अब नहीं होगा। चलिए, अब नहीं होगा, वो जूम आउट हो गया बेटा उस समय पर ना। चलिए अगले आते हैं शाका रूलर। इसी सीक्वेंस में शाका रूलर्स जितने भी होते हैं वो स्काइथियंस के नाम से जाने जाते हैं। ये बेसिकली अगर बात करें, एक उज्जैन के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य कहीं ना कहीं शाकास को हरा गए थे, डिफीटेड शाकास, लिखा हुआ है बहुत स्पष्ट। और जहां विक्रमादित्य ने शाकास को हराया था वहीं पर इमीडिएट उन्होंने अपना एक कैलेंडर शुरू किया था, दैट इज विक्रम संवत। कहां गया? ये रहा, विक्रम संवत, अ कैलेंडर ऑफ विक्ट्री। आज भी इंडिया का ज्योतिष अगर ध्यान से देखा जाए तो वो विक्रम संवत पर ही चलता है। आप आज 2022 में स्टैंड कर रहे हैं, आप कहां पर हैं? 2022। लेकिन ज्योतिष में जब भी आपके घर पूजा वगैरह होती है तो इसमें 57 ईयर्स ऐड कर दो, 9702। तो आपके यहां पंडित जी बोलते हैं 2079 विक्रम संवत सो एंड सो एंड सो। ये विक्ट्री इरा के नाम से जाना गया था, दैट इज कॉल्ड विक्रम संवत। और ये 57 बीसी से शुरू हुआ। दिस टाइम ऑनवर्ड विक्रमादित्य जो था वो एक टाइटल बन गया। क्यों टाइटल बन गया? क्योंकि उन्होंने उस समय के पावरफुल रूलर्स को हराया था, उस समय की जो पावर हुआ करती थी उनको हराया गया था। तो विक्रमादित्य इसके बाद बहुत सारे लोग लगाएंगे, जैसे गुप्ता पीरियड में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य यहां से एक टाइटल आ गया था, लेटर ऑन ये नाम भी बना। नाम पहले भी था लेकिन फेमस हुआ, टाइटल बना, फिर नाम में यूज हुआ। आगे के लिए बात करते हैं। शाका रूलर्स में बात करें तो एक थे इनके रुद्रदमन वन। रुद्रदमन वन को सिर्फ और सिर्फ जूनागढ़ इंस्क्रिप्शंस के लिए जाना जाता है। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, कात्यावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती हैं गुजरात में। इंस्क्रिप्शंस का मतलब होता है दीवारों पे कुछ लिखवा देना। जूनागढ़ में संस्कृत में इन्होंने कुछ कुछ अपने बारे में, उस टाइम की टेरिटरीज के बारे में, रूलिंग्स के बारे में लिखवाया था, जो कि उस समय का बड़ा फेमस वर्क है, दैट इज जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन। द फर्स्ट मेजर इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत। 1 मिनट रुको, मैं अपना मोबाइल जरा साइलेंट कर दूं, बहुत बज रहा है, वॉयलेंट हो रहा है। ठीक है जी। यहीं पर एक और क्वेश्चन आता है, सुदर्शन लेक जो कात्यावाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, अगेन गुजरात का पार्ट है, जिसे इन्होंने रिस्टोर्ड कराया था। रिस्टोर्ड का मतलब होता है दोबारा से कंस्ट्रक्ट कराया था, या वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम थी तो उन्हें रिजॉल्व किया गया था। इनके बाद 2 लोग आए, दैट इज प्रतिहार्स एंड कुशाण्स। अगर मैं प्रतिहांस के लिए बात कर लेता हूं तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। गोंडोफर्निस नाम का पहला बंदा जो इनका ग्रेट किंग हुआ है, और इसके टाइम पर क्रिश्चियनिटी के बंदे इंडिया आने शुरू हो गए थे, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेंट थॉमस। क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए जो उनके लोग दुनिया में फैलने शुरू हुए थे, उसमें इंडिया में प्रतिहार्स रूल कर रहे थे, प्रतिहांस। और गोंडोफर्निस नाम का इनका एक राजा होता था ये, जो जिसके टाइम पर सेंट थॉमस इंडिया में क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए आए थे। अगला आ जाते हैं कुषाण। कुषाण तो अपने में इंपॉर्टेंट, कनिष्क एक बड़ा राजा रहा है। कनिष्क वही राजा जो सिल्क रूट भी रखेगा, ये सिल्क रूट भी रखेगा, काबुल कंधार वाला।
इसके बाद आगे फेमस है, इसकी कैपिटल पुरुषपुर थी, दूसरी मथुरा थी। स्टार्ट इसने शुरू किया था शाकाईरा, आज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर है, शाकाईरा इज द ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शाकाईरा यूज करती है, जो 78 एडी से शुरू हुआ। क्वेश्चन आता है सर ये क्या है? भाई आप 2022 में हैं, 78 साल घटा दीजिए तो यहां 4 हो जाएगा, 11 यहां 4 हो जाएगा, तो आप 1944 में चल रहे हैं। जब भी आप टीवी पर, डिश पर, केबल पर, डीटीएच पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, नेट पर, किसी भी मीडियम से लोकसभा या राज्यसभा का, लोकसभा या राज्यसभा का न्यूज चैनल देखेंगे तो आपको वहां पर ईयर लिखा हुआ नजर आ जाएगा कि शाकाईरा और जी मामला फिट, क्योंकि ये आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना कैलेंडर है। आगे बात करते हैं, ये पूरी तरह से बुद्धिस्ट बन गया था, इसकी वजह से ही इसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल कुंडावन कश्मीर में कराई थी, जो कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा। क्वेश्चन आता है इन लोगों के आने से इंडिया में इंपैक्ट क्या पड़े हैं जी, ऐसा क्या हुआ जो सर इनके आने से पहले नहीं था और इनके आने के बाद हो गया। एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, हमारे यहां पर बर्न ब्रिक की बात अगर आती है, ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूं अब, बर्न ब्रिक्स के लिए बात करते हैं। क्या हो गया भाई? हाँ जी, बर्न ब्रिक्स के लिए बात करते हैं तो बर्न ब्रिक्स हमारे पास सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में आती है, फिर गायब हो जाती है। उसके बाद अब आती है, जो मोटा मोटा ध्यान लगाया जाए तो लगभग कुछ 1500 साल के बाद, 1500 साल निकल गए, उसके बाद हमें पता चलता है बर्न ब्रिक क्या है। तो आज की जो मॉडर्न बर्न ब्रिक है, पक्की ईंट, उसको लाने वाले थे सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्स्ट के लोग, जो कि इंडो ग्रीक्स, पार्थियंस, कुशांस या कनिष्क, जो भी मतलब है उनमें। आफ्टर दैट अगर मैं बात करता हूं तो पहली जो इंडस वैली वाली थी उन्हें हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते थे। यहां वाली ईंटों को इन्होंने फ्लोरिंग एज वेल एज रूफिंग, टाइलिंग सब में यूज करवाया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट मीन मोटी ईंट, पतली ईंट, बिछाने वाली, लगाने वाली, हर तरह की क्लासिफिकेशन ये इंडिया में लेकर आए थे। इससे पहले मड सेटलमेंट पर काम चल रहा था। इसके बाद आते हैं राइडिंग हॉर्स, घुड़सवारी। अगर सबसे पहले राइडर्स कोई इंडिया में आए थे तो वो आर्यंस थे, इंडस वैली के अगेंस्ट में। आपने मोहनजोदारो मूवी में भी देखा होगा, घोड़े पर राइड करके आने वाले लोग आर्यंस, क्योंकि इंडस वैली वालों को तो घोड़े की वो क्या बोलते हैं, एक आइडिया ही नहीं था कि घोड़ा क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा घोड़े से क्या नहीं होगा। आर्यंस दी फर्स्ट पर्सन जिन्होंने स्लोली एंड ग्रेजुअली ये काम किया था। आफ्टर दैट लार्ज स्केल्स पर शाका एंड कुशांस के लिए बात करते हैं, इन्होंने टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउजर, हैवी लॉन्ग कोट ये सब बनाए। क्या है जी ये? आपने देखा होगा ना, हिमानी सोना चांदी च्यवनप्राश का एड, उसमें हेलमेट पहन लेता है एक वॉरियर, ट्यूनिक पहन लेता है एक लोहे का पूरा कवच, पैरों में बड़े बड़े जूते पहन लेता है, पूरी तरह से मामला एक वॉरियरशिप का दिखता है। बाहुबली मूवी देखी होगी, उसमें बस पूरा का पूरा वो पहन लेते हैं। यस, दैट इज, ये इंडिया में लाने वाले थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया में सबसे पहले ट्राउजर किस राजा ने पहना, तो कनिष्क ने पहना था। पतलून, बलून पैंट बोलते हो आज आप, नीचे से पैरों से चिपका हुआ चूड़ीदार पजामी और ऊपर से मामला बहुत ज्यादा ढीला। शादी के समय पर दूल्हा शेरवानी के नीचे बलून पैंट ही पहनता है, टाइट पहनेगा तो बैठ नहीं पाएगा ना। समझ गए ना बात मेरी जी। इसके बाद ये कैप, हेलमेट, बूट्स, ये सब वॉरियरशिप में इन्होंने ही इंडिया में इंट्रोड्यूस किए थे। आगे के लिए बढ़ते हैं इसी में, तो आपके पास आता है दैट इज कुशांस के टाइम पर, तो इनके पास सर्वल स्कूल ऑफ आर्ट्स आए, जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, गंधार एंड मथुरा। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट की इमेजेस हमेशा अच्छी रही हैं, रीजन उनमें इमोशंस रहे हैं, और क्योंकि इस समय पर इमोशनल चीजों का फैक्टर आ चुका था हमारी सोसाइटी में,
तो बड़े लेवल पर काम किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ इस बात को रिकॉग्नाइज करने के लिए कि मिनिमम टाइम में कैसे वो भगवान की मूर्ति बनाई जाए जो इमोशन हो। अब अगर इतना भक्तिज्म इस समय पर बढ़ गया था तो बेसिकली साइकिल ऑफ जनरेशन तो रुकना शुरू हो, क्योंकि हर भक्ति मूवमेंट में कहीं ना कहीं ब्रह्मचर्य की बात की गई है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ने की बात की गई है। तो इस समय पर एक बंदे हुए, नाम था उनका वात्स्यायन, जिन्होंने गृहस्थ जीवन भी धर्म के साथ चल सकता है उसको लेकर एक पर्टिकुलर किताब लिखी जिसका नाम है कामसूत्रा, और ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार आई हुई किताब है। आगे के लिए बढ़ जाता हूं इसी में। तो आपके पास जैसे ही मौर्यंस खत्म हुए थे, उनके आखिरी राजा थे वीर्यद्रथ। वीर्यद्रथ को मारा किसने था? याद करो, मैंने उस समय भी बताया था, शुंग डायनेस्टी ब्राह्मण थे और इसमें पुरुषामुत्र शुंग, ये उनके उस समय क्या होते थे? कमांडर इन चीफ। इन्होंने मार के अपनी एक डायनेस्टी चलाई थी। जो मौर्यंस इतने बड़े थे, अब वो केवल मगध के आसपास आकर सिमट गए थे। इसी में आगे बात करते हैं शुंगा किंग के लिए। तो अग्निमित्रा जो कि हीरो रहे हैं, मालविक अग्निमित्रम, कालिदास का एक बहुत बड़ा प्ले है उसके, मतलब आप समझ रहे हैं, हीरो, करेक्टर, हीरोइन कहां से आए कालिदास के पास? वो राजा या उन राजाओं की स्टोरी थी। आगे बढ़ते हैं। छोटी सी कान डायनेस्टी आई, इसे वासुदेवा ने बनाया था। फिर सतवानाज आए जिन्हें आंध्रा भी कहा गया है, इन्हें सिमुका ने फाउंड किया था। मैच द फॉलोइंग में आ जाता है कौन किसका फाउंडर रहा है, कौन किसका फाउंडर रहा है। जैसे ये बात आती है तो यहां पर इसका एक इंपॉर्टेंट किंग भी आता है, गोमतीपुत्र सतकर्णी। क्यों कहते हैं इसे गोमतीपुत्र सतकर्णी जी को कि ये पावरफुल थे, प्रेस्टीज को लेकर गए? क्योंकि सतवानाज बेसिकली, अगर इनका आप एटलस में मैप देखोगे तो आपको मैप में ये क्लियर होगा कि सतवानाज जो थे वो टैक्स पर बेस्ड थे। इनकी जो पूरी इकोनॉमी थी वो टैक्सेशन पर बेस्ड थी। कैसे? इंडिया में ये यहां रूल करते थे, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर किसी को जाना होता था तो आंध्र प्रदेश का रास्ता लेकर जाते थे और ये टैक्स वसूलते थे। ये इनका एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिलता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो और इनके ढूंढने शुरू करे जाएं तो दुनिया ने इस समय तक आते आते सिक्कों की बात करी है। इंडो ग्रीक्स ने बहुत सिक्के चलाए, गोल्ड के चलाए हैं, अलग अलग तरीके के। यहां पर कुछ अलग हुआ, मोस्टली इशूड लेड कॉइन्स। अभी तक सिल्वर आ चुका था, अभी तक गोल्ड आ चुका था, अभी तक डेडिकेटेड टू किंग आ चुका था, एट्रीब्यूटेड टू किंग आ चुका था, लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स आ चुके थे, बट लेड कॉइन को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। कॉपर और ब्रॉन्ज तो इंडस वैली से चल रहे थे। ये ब्रिज का काम करते थे, नॉर्थ और साउथ, यही रीजन था, इन्हें टैक्स मिलता था। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये क्या कि जब हम सतवानाज को पढ़ते हैं तो वो तो ब्राह्मण थे, लेकिन ध्यान दीजिएगा सतवानाज ब्राह्मण होने के बाद भी उन्होंने बुद्धिज्म के बड़े आर्किटेक्चर्स, जिन्हें चैत्य या विहार के नाम से जाना जाता है, उनको मना नहीं किया। क्योंकि चैत्य का मतलब क्या है? अगर हम चैत्य के लिए बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट टेम्पल है, और विहारा के लिए बात कर लेते हैं तो विहार का मतलब होता है उनकी मोनेस्ट्रीज, जहां पर उनके फॉलोअर्स रहा करते थे, वो पूरी चीज। ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बात कर ले तो इनकी प्राकृत हुआ करती थी, स्क्रिप्ट इनकी ब्राह्मणी होती थी जो कि अशोकन टाइम में थी। ठीक है। एक बड़ी किताब इस समय लिखी गई है गथा सतसाई, एनडीए में 2 बार आ चुकी है कि ये किस राजा को डेडिकेटेड थी। तो ये राजा को डेडिकेटेड थी हाला, और वो राजा कहां के थे? सतवाना रूलर्स थे। वो राजा कहां के थे? सतवाना रूलर्स थे। कंप्लीट। होम पे आओ, अब इस पे आओ, वापस फाइल पे क्लिक करो, ठीक है जी। हाँ, थोड़ा सा टाइपिंग में था इशू। आइए, तो जैसे ही हाला किंग की बात आती है तो गथा सतसाई की बात आ जाती है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगली डायनेस्टी जो बड़ी खड़ी हुई उसका नाम था गुप्ता डायनेस्टी। ये वो लोग थे जो मौर्यंस की तरह रूल करेंगे, बट एक बड़ी प्रॉब्लम थी।
मौर्यंस ने कहीं ना कहीं फारदेस्ट साउथ को अगर छोड़ दें, फारदेस्ट साउथ का मतलब ये वाला पार्ट नीचे चोल चेर पांड्या, तो सब जीत लिया था। लेकिन गुप्ता पीरियड कभी गोदावरी से नीचे नहीं गया, गोदावरी से ऊपर ऊपर का इलाका रखा, बट इंपॉर्टेंट थे और इंडिया को कंसोलिडेट करके लाए थे। सिंपल आता है कैसे कैसे हिस्ट्री शुरू होती है। तो इनके एक राजा बंदे हुआ करते थे, नाम था श्रीगुप्त। उन्होंने कहीं ना कहीं से शुरू किया था। उनके बेटे होता थे घटोत्कच, उनके साथ आगे बढ़ा। लेकिन जो इसको एक्चुअल में एम्पायर में कन्वर्ट करा वो CG1 ने किया, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बोल रहा हूं, चंद्रगुप्त फर्स्ट CG1 ने किया। ये गुप्ता इरा भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था 319-320 में। महाराजा अधिराज का इन्होंने टाइटल लिया था, जो कि उस समय पर बड़ी बात होती थी। आप नाम से खुद सोचिए, नाम लिखा जा रहा है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज का मतलब वो राजा जो बाकी उस समय के कंटेम्परेरी जितने भी राजा थे उन सब राजाओं से ज्यादा पावरफुल और कहीं ना कहीं ज्यादा वैल्यूज रखने वाला राजा रहा हो। इसी समय पर अगर ध्यान दिया जाए तो एक बंदी होती थी जिनका नाम था कुमारा देवी, कुमार देवी। उनसे इन्होंने शादी करी। ये बड़ी पावरफुल किंगडम की लेडी थी, इनका किंगडम बड़ा पावरफुल था, जिसकी वजह से इन्होंने यहां पर शादी करी। और उस शादी करने के बाद जो इन्होंने सबसे बढ़िया काम किया था वो ये कि कुमारा देवी के जो एम्पायर का नाम था वो लच्छावी, वो कुमारा देवी और खुद का अपने सिक्कों पे फोटो छपवा दिया। इसका सिंबल क्या था? सिक्कों पे फोटो छपना कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसका सिंबल क्या था कि एज एन गुप्ता एंड लच्छावी बोथ आर यूनाइट बिकॉज ऑफ दीज टू पर्संस। तो ये कंसोलिडेशन दिखाने के लिए इसने बहुत जबरदस्त एक डिप्लोमेटिक काम किया था। ध्यान से देख लीजिएगा, गुप्ता इरा 319 से 320 एक्वायर्ड द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज एंड इस समय पर लच्छावी प्रिंसेस से शादी करके इसने अलायंस बनाया और अपने सिक्कों के ऊपर वहां पूरी तरह से उस अलायंस का डिस्क्रिप्शन किया। आगे के लिए बढ़ते हैं, इसी में आगे के लिए बढ़ते हैं। तो इनका बेटा आया, नाम था समुद्रगुप्त। भाई ये ऐसे लगा लेना, नाम पूरा यहां लिखा हुआ है। इनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे हरिसेन। ये रे जी हरिसेन। क्यों इंपॉर्टेंट है हरिसेन? हरिसेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बंदे का एक मोटिव होता था, दैट इज वॉर एंड कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट, लड़ो और जीत लो, सिंपल ऑब्जेक्टिव था। ये नहीं कि भाई आओ बात करेंगे, बैठेंगे, देखेंगे, काम करेंगे, नहीं, सिंपल था, आओ लड़ो और जीतो, आओ लड़ो और जीतो, आओ लड़ो और जीतो। समझ में आई बात? तो यहां पर एक पिलर है प्रयाग प्रशस्ति पिलर, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है। प्रयाग प्रशस्ति पिलर पर 3 राजाओं के नाम है। सबसे पहला है आपका अशोका, अशोक के बारे में लिखा है। सबसे ज्यादा अगर प्रयाग प्रशस्ति पिलर पर किसी का लिखा है तो समुद्रगुप्त के बारे में लिखा है, इसकी लड़ाइयां क्या क्या इसने किया। और तीसरे राजा का नाम अकबर का वहां पर लिखा गया है। तो 3 बड़े राजाओं के नाम है प्रयाग प्रशस्ति पिलर, जो कि इलाहाबाद में मिलता है। और यहीं पर इन्होंने पब्लिक को यह बताया कि भाई साहब इसने कैसे कैसे समुद्रगुप्त ने दूसरी कंट्रीज को, अपने दुश्मन को या अपने एम्पायर को कैसे एक्सपेंड किया, क्या इसकी पॉलिसीज थी और कब कब इसने कहां कहां किसको हराया। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता रहा है। इसके बाद एक बंदा ये मिलता है VA स्मिथ। ये इंडिया के तो है नहीं जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नाम दिया है नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्या नेपोलियन इनसे पहले आ गए थे? नेपोलियन के दादा के परदादा के सड़दादा पैदा नहीं हुए थे जिस समय पर समुद्रगुप्त अपना काम कर गए थे। बट दिक्कत एक, कंपेयर किसने किया है? VA स्मिथ ने। तो VA स्मिथ किससे कंपेयर करेंगे? अपने यहां के बंदे से। तो उन्होंने नाम क्या लिखा है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। कि अगर इंडिया में कोई ऐसा जो नेपोलियन के कंपैरेटिव खड़ा हो सकता था तो वो ये थे। जबकि लिखा जाना क्या चाहिए था अगर कोई इंडियन कहता कि भाई साहब नेपोलियन नहीं है,
नेपोलियन को कंपेयर किया जाना चाहिए था किससे? समुद्रगुप्त से। आगे बढ़ते हैं, अपने कॉइन्स पर ये वीणा बजाते हुए मिले हैं। एनडीए में ये क्वेश्चन आ गया है, वो राजा कौन है जो अपने कॉइन्स पर वीणा प्ले करते हुए मिला है। इसके अलावा बात करें, अश्वमेध सैक्रिफाइस इन्होंने अपना कराया था। 2 टाइटल लिए थे, कविराज और विक्रमांक। कविराज और विक्रमांक खुद में ये बात बताने की कोशिश करते हैं कि भाई साहब जी, ये दोनों टाइटल्स का मतलब है क्या? कविराज दैट मीन्स वॉरियर है, और उधर मेलोडी, तुकबंदी, नेचर, सब चीजों में कविताएं सुनना सुनाना आसान नहीं है। तो 2 अपोजिट फीचर्स का कॉम्बिनेशन बना था यह समुद्रगुप्त। अगली बात, इसका नाम विक्रमांक है। विक्रमांक को बोला जाता है जो किसी से ना हारे, जिसको कोई हरा ना पाए, दैट इज कॉल्ड विक्रमांक। इसके बाद चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं। ये समझदार आदमी थे, इन्होंने ही टाइटल लिया था विक्रमादित्य का। इन्होंने टाइटल लिया था किसका? विक्रमादित्य का। समुद्रगुप्त सक्सीड बाय रामगुप्त, जो इनके बड़े बेटे होते थे, बट इस रामगुप्त की वाइफ से चंद्रगुप्त के अफेयर्स थे, तो रामगुप्त को मार दिया गया और चंद्रगुप्त सेकंड तख्त पर आ गए। और उन लेडी का नाम था ध्रुवा देवी, जिनको मारकर ये, या जिनके साथ मिलकर रामगुप्त को मारकर ये तख्त पर आए। आगे के लिए बात करते हैं, इन्होंने ध्यान दिया कि एक प्रोविंस है नाग प्रोविंस। नाग प्रोविंस क्या है? अपर सेंट्रल प्रोविंस है। ये वैनम में बहुत अच्छा खेलते हैं, इन्हें हरा पाना मुश्किल है क्योंकि इनके तीरों में जहर होता है, अगर वो लग जाए तो आदमी मर जाता है, तो इनसे लड़ते नहीं थे लोग। जैसे नागराज वाली कॉमिक्स आया करती थी, लाइक दैट, कि नाग फेंक दिए जाते थे, सांप फेंक दिए जाते थे, लाइक। तो इन्होंने क्या काम करा कि भाई इनसे लड़ो मत, जिसको लड़ाई में ना हरा सको उसे रिश्तेदार बना लो, सीधी सीधी बात यह है। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब, आपकी प्रिंसेस है कुबेर नाग, इधर मैं कुंवारा आदमी, छड़ा आदमी, मस्त आदमी, एक काम करो, आप मेरी शादी कुमारा देवी से करा दो। कुमारा देवी से शादी हो गई। कितने मस्त आदमी हैं, देख रहे हो? जिसको लड़के ना हराया जा सके, उसकी लड़की को हर लो तो वो हार जाएगा। देख रहे हो कितनी बड़ी बात है। हाँ, इसका मतलब नहीं है कि एनडीए का पेपर आप पढ़ के ना निकाल पाओ और कहो जी एनडीए की लड़कियों को हर लो, ऐसे नहीं होने वाला। काम कर लो काम। आगे, हुज डॉटर प्रभावती, हुज डॉटर प्रभावती मैरिड होती हैं रुद्रसेन सेकंड से। दैट मीन्स इनकी और कुबेर नाग की एक बेटी, जो उस समय के वाकाटाका फैमिली एक साउथ में आती है बड़ी जबरदस्त, उसके रुद्रसेन सेकंड से उसकी शादी करी। अपनी शादी से अलायंस बनाया, बेटी की शादी करके अलायंस बनाया। दैट मीन्स अपनी रिश्तेदारियों में तो लड़ाई होनी नहीं, और रिश्तेदारियों में लड़ाई नहीं होनी तो इसका मतलब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये बंदा चल रहा था। विक्रमादित्य इसका टाइटल था, सिंघे विक्रम इसका टाइटल था। सिंघे विक्रम मतलब सिंह जैसा वो बंदा जिसको हराना थोड़ा सा डाइसी सा हो जाए। फर्स्ट रूलर जिसने सिल्वर कॉइन्स यूज करे, कॉपर कॉइन्स यूज करे और लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करे। फाहियान इन्हीं के समय पर इंडिया में आया था। नो जेम्स, नवरत्न, ये सिर्फ इंडिया में 2 राजाओं ने रखे हैं, एक तो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और दूसरे अकबर ने। बाकी अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय ने रखे हैं और अष्ट प्रधान मराठों ने रखे हैं। इसके बाद कालिदास आ जाएं, अमीर सिम्हा आ जाएं, दुर्वाधनी, ये सारे बड़े बड़े जितने जितने बंदे थे सब इसके 9 रत्नों में थे। इंपॉर्टेंट यही तो पकड़ने वाली बात है। एक बार क्वेश्चन बच्चा मेरे से एक पूछ रहा था मेरे ऑफलाइन बैच में, क्या सर आर्यभट्ट इसके 9 रत्नों में थे? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट इसी समय पर थे, लेकिन वो इसके 9 रत्नों में नहीं थे। वो इसके 9 रत्नों में नहीं थे। तो खुद सोचो, आर्यभट्ट मैथमेटिशियन द ग्रेट, एंड स्टिल वो इनके 9 रत्नों में नहीं थे। इसका मतलब बड़े धुरंधर लोग थे इस समय पर। आगे बात करते हैं, इनका बेटा आता है, दैट इज कॉल्ड कुमारादेव। महेंद्रदित्य का टाइटल लेता है। इंडियन हिस्ट्री में भगवान शिव के बड़े बेटे कार्तिकेय की पूजा का सिर्फ क्रेडिट इसी को जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करता है। तक्षशिला, विक्रमशिला दोनों यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। अब हो रही है कौन सी? नालंदा।
नालंदा के वाइस चांसलर का काम महिपाल ने देवपाल ने भी किया है। तो वो आगे पाल डायनेस्टी पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। स्कंदगुप्त आते हैं, कहीं ना कहीं सुदर्शन लेक को रिस्टोर करते हैं। ये दोनों रूलर कैसे खत्म हो गए सर? गुप्ता पीरियड इतना स्ट्रांग होके खत्म कैसे हो गया? हुण कम्युनिटी इंडिया पर रेगुलर अटैक कर रही थी, 1 to 1 लड़ाई नहीं थी, कभी आते थे कभी जाते थे और वो रेगुलर उसको चेज कर पाना कुमार गुप्त तक ठीक था। स्कंदगुप्त तक आते आते ये वीक हो गए थे, क्योंकि किसी पर भी रेगुलर अटैक होंगे तो वो नहीं झेल पाएगा, और फाइनली ये धीरे धीरे खत्म हो गए। कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है गुप्ता रूलर्स का। एक तो ये टाइटल लिया करते थे, टाइटल जो लिया करते थे ये टाइटल बड़े इंपॉर्टेंट हैं भाई। इन टाइटल्स को ध्यान रखिएगा, चाहे उसमें परमेश्वरा हो, महाराजा धीराज हो, परम भत्कार का हो। इनके ऑफिसर्स का नाम कुमार मात्या या अमात्याज होते थे, जो कि अशोकन टाइम में थे। दैट मीन्स जो इनका एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था वो अशोकन टाइम सिमिलर था। आगे बढ़ते हैं। मिलिट्री को ये फेडरल रखा करते थे। दैट मीन्स जब जरूरत होगी हम बुला लेंगे। इसके अलावा जो इनके छोटे छोटे बंदे रियासतें हुआ करती थी वो अपने बंदे रखो। ऐसे नहीं है स्टैंडिंग आर्मी को इन्हें रखने की कोई भी जरूरत पड़ी। लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इशू करने का एंशिएंट इंडिया में या एंशिएंट हिस्ट्री में इन्हीं के पास क्रेडिट है, जिन्हें दिनार्स बोला जाता है। आज भी कहते हैं ना खुदाई में कई जगह कि क्या निकला जी, सोने का सिक्का निकल गया, दिनार निकल गई। इस समय के सोशल डेवलपमेंट्स को पकड़ा जाए तो कास्ट सबकास्ट में डिवाइड होने लगी थी। विष्टी फोर्स लेबर इस समय पर बन गई थी। पहला सती का इंसिडेंट, फर्स्ट सती का इंसिडेंट इसी समय पर हुआ था। इसके अलावा बात करें शूद्रों की पोजीशन इंप्रूव हुई। क्यों? क्योंकि अब शूद्र भी दो कम्युनिटी में आ गए, शूद्र एंड चंडाल्स। इन चंडाल्स का पूरा जिक्र फाहियान ने किया है। चंडाल्स के बारे में पूरा फाहियान ने बताया है कि भाई साहब ये अनटचेबल लोग होते थे, यूजुअली ये गांव के बाहर रहा करते थे और अपर क्लासेस से डिस्टेंस रखते थे। आगे के लिए बात करें, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इसको बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के नाम से जाना गया, लेकिन कुमारगुप्त बुद्धिस्ट नहीं थे। कुमारगुप्त तो हिंदुइज्म को फॉलो करते थे, कार्तिकेय भगवान के कहीं ना कहीं पुजारी थे। तो आप ये भी समझिए कि कभी रोका नहीं गया। ठीक है, जिस धर्म को बढ़ना है, जो करना है वो कर सकते हैं, उनकी हमारी तरफ से उनको कोई परेशानी नहीं होगी। रिलीजियस कंट्रीब्यूशन में आ जाएं, भागवत गीता इसी समय पर पूरा हुआ है। बुद्धिज्म डिक्लाइन होना शुरू हो गया, भागवतिज्म बढ़ना शुरू हो गया। इसी समय पर 10 इनकारनेशन विष्णु के होंगे वो आए। आइडल वर्शिप इस समय पर बहुत कॉमन फीचर हो गया, मूर्तियां बनने लगी। विष्णु टेम्पल छोटे छोटे देवगढ़ में बने, सांची में बने, ब्रिक टेम्पल भित्तगांव में बना। ये गुप्ता आर्किटेक्चर है। गुप्ता आर्किटेक्चर ने कोई भी बड़ा टेम्पल नहीं बनाया, स्मॉल मठ जैसे गांवों में होते हैं ना। गांव में अगर आपने देखा हो तो गांव में माता होती हैं, छोटी माता, बड़ी माता, चामंड होता है, भूमिया होते हैं। इट्स लाइक वो छोटा छोटा कल्चरल एस्पेक्ट है। वैसे टेम्पल गुप्ता पीरियड में इंडिया में बनने शुरू हुए थे। आगे के लिए बात करते हैं इसी में। तो अगला पार्ट हमारे पास आता है, दैट इज आर्ट्स। आर्ट में क्या क्या किया जी? सबसे पहले समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए अपने सिक्कों पर दिखे हैं। 2 मीटर ऊंची ब्रॉन्ज की जो इमेज मिली है बुद्धा की, वो कहते हैं इसी समय से थी। मथुरा स्कूल और गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है इमोशंस का, वो यहीं से मिलता है। बाकी जगह से इमोशंस का कोई खेला नहीं है। धर्म चक्र मुद्रा जो भगवान बुद्ध की मिलती है वो यहीं से मिलती है। भगवान बुद्ध की वो बड़ी मूर्तियां जो कि उस समय पर ओसामा बिन ने अफगानिस्तान में तोड़ दी थी, दैट इज बेमियान में, वो इसी समय की थी। अजंता की पेंटिंग्स जितनी है, भाग की पेंटिंग ग्वालियर्स में जितनी है, वो इसी समय से हैं। विष्णु टेम्पल, शिव टेम्पल, अदर गॉड एंड गॉडेसेस के टेम्पल इस समय तक बनना बहुत कॉमन फीचर हो गया था। ठीक है, होप सो मजा आ रहा होगा। इतना शॉर्ट में इतना डिटेल रिवीजन नहीं हो सकता। आ रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। आगे के लिए बात करता हूं, लिटरेचर जो कि इसका जबरदस्त पार्ट है। क्या कालिदास अकेले ही बड़े थे?
कालिदास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थे, वन ऑफ दी बोल रहा हूं क्यों, उन्होंने उस समय पर मालविक अग्निमित्रम लिखी है, ऋतु समारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवन, देन आपका विक्रम उर्वशी लिखी है, इसके बाद ऋतु समारम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब एपिक लिखे हैं। सबसे बड़ी बात, कालिदास, अगर हम भागवत गीता को देखें और कालिदास का एक और ग्रंथ है लिखा हुआ, दैट इज अभिज्ञानम शकुंतलम, तो ये दो ही इंडियन लिटरेचर हैं जो मैक्सिमम टाइम यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए। आज भी अभिज्ञानम शकुंतलम एंड भागवत गीता को ही ये क्रेडिट है कि मैक्सिमम टाइम ट्रांसलेशन किसका हुआ, इनका हुआ है। आगे के लिए बढ़ते हैं, तो क्या इनके अलावा भी कोई थे? यस, क्यों नहीं थे, आ जाओ जरा जल्दी से। इनके अलावा बात करते हैं, शुद्रुका लिखी गई है जो कि मचीकटिकम उनकी किताब का नाम है। बहरवी होता था, कृत्या अर्जुना लिखी है। डिंडिन होता था जिसने काव्य दर्शना दास कुमार चरित्रा लिखी है, अच्छे राइटर से। मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वैशाख दत्ता ने इस समय लिखी है। विष्णु गुप्ता ने पंचतंत्रा और हितोपदेश नारायण पंडित ने लिखी है, नारायण पंडित जी ने लिखी है। चलें आगे, चलूं और थोड़ा आगे, आइएगा लिटरेचर पे आता हूं। इसके लिटरेचर पे जब भी हम लोग आएंगे तो हमारे पास यहां क्या, भाई साहब पनानी और पतंजलि के संस्कृत में किए गए सारे डेवलपमेंट, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो या अदर, इसी समय कंप्लीट हुए। अमर सिम्हा ने अमर कोशा इसी समय पर कंप्लीट की। 4th सेंचुरी रामायण और महाभारत का लास्ट फेज बताया जाता है। 4th सेंचुरी रामायण और महाभारत का लास्ट फेज बताया जाता है। अब सर साइंस टैग क्या था? आर्यभट्ट नाम तो सुना होगा ना, सुना है ना, आर्यभट्ट ना, आ जाओ। आर्यभट्ट एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी, नाम था आर्यभट्टिया और सूर्य सिद्धांता। क्या क्या बताया, हम कहते हैं सब फॉरेनर्स ने खोजा है। अगर फॉरेनर्स ने खोजा है तो इन किताबों में कैसे लिखा मिल गया? दिक्कत ये मैंने पहले भी कहा है, इंडियंस इंट्रोवर्ट है, हमें जो आता है हम बताना पसंद नहीं करते, अपने में रखते हैं, दिखावटी नहीं है। फॉरेनर्स कम आता है बट दिखाते ज्यादा है। देख लीजिए, आर्यभट्ट ने पहले 9 नंबर को बताया, यूज ऑफ जीरो बताया। जीरो किसने इन्वेंट किया? अननोन इंडियन। पाई की वैल्यू कैलकुलेट करी, पाई किसने इन्वेंट किया? अननोन इंडियन। इन्वेंट किया एल्जेब्रा। सूर्य सिद्धांता में क्या बताया? प्रूव अर्थ रिवॉल्व अराउंड सन रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। In his way discovered the cause of lunar and solar eclipse, method the calculating timing of their occurrence, also said that heavily body like moon and spherical shone by reflecting lights. चेक करो, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मैं तो ये बताता हूं 1929 तक हबल टेलीस्कोप बनने तक ये पता ही ना था किसी को। बिग बैंग की थ्योरी से पहले पता ही नहीं थी किसी को ये बात। यहां देखना जरा, सब कुछ लिख गए चाचा। अब सर अगर इन्हें इतना पता था तो इन्हें डर किस बात का था? पक्की बात है, जितनी नॉलेज इन्हें होगी उतनी ही नॉलेज का इनके सामने कोई टक्कर का बंदा खड़ा होगा। अगर वो बंदा नहीं खड़ा हो तो ये किसी हालात में नहीं लिखे ये चीज। मैं बता सकता हूं ये बात, कोई और नहीं समझाएगा बट मैं समझा दूंगा आपको ये बात। कैसे? ध्यान से देखो, अगर मैं यहीं पर आगे बढ़ जाऊं तो एक और बंदे थे, नाम था दैट इज वाहामहीर। इन्होंने पंच सिद्धांतिका और भरत संहिता लिखी है। कहा क्या है? मून रिवॉल्व राउंड द अर्थ एंड अर्थ टुगेदर विद मून रिवॉल्व राउंड द सन। कब पता चली हमें ये बात आके? 1930-35 के बाद। चाचा लोगों गुप्ता पीरियड में लिख गए, तो कहीं ना कहीं आर्यभट्ट के कंपैरेटिबल बंदा था। अगली बात देखो, ब्रह्मगुप्त ग्रेट मैथमेटिशियन, ब्रह्म स्फटिक सिद्धांता लिखी है जिसमें लॉ ऑफ ग्रेविटी डेरिवेशन में है। हम बात करते हैं न्यूटन बाबा के सर पे सेब गिरा, न्यूटन बाबा ने बुड़का मारा, समझ में आया सेब नीचे ही क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया,
और न्यूटन बाबा ने वैल्यू दे दी 9.8। डेरिवेशन ब्रह्म स्फटिक सिद्धांता में लिखा हुआ है। अगला हो, इसी समय एस्ट्रोनॉमी रोमिका सिद्धांत लिखी गई। वाघभट्ट एक ऐसे फिजिशियन हुए जिन्होंने आयुर्वेद में सब कुछ लिखा है। अगला एक और आते हैं, पलकप्या हस्तगंधर्व। हाथी की सारी बीमारी, हाथी को ट्रीट करना आज भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हाथी की सारी बीमारियां इन्होंने डिस्क्राइब की हैं। ट्रीट्स ऑन द डिजीज ऑफ एलिफेंट्स। कोर्ट लैंग्वेज संस्कृत थी जो मोस्ट टिपिकल मानी गई है। एंड धन्वंतरी इन्हीं के समय में हुआ करते थे, जिन्हें आयुर्वेद के जनक के नाम से जाना जाता है। तो जहां तक मैं समझता हूं, इस छोटी सी वीडियो ने आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करा दिया होगा, हाँ या ना? जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जी, ऑल इंडिया मॉक के लिए रेडी हैं आप सभी लोग? 27 को आ रहा है सुबह 10 बजे। सारे लोग तैयार हो जाओ और रैंक्स निकालो, स्कॉलरशिप जीतो। इसके अलावा 6 पे 6 मंथ और 12 पे 12 मंथ फ्री चल रहा है। आप ट्यूटर्स 10 का यूज कर सकते हैं, जिसमें 10% आपको इंस्टेंटली ऑफ मिल जाएगा। जैसे इसमें आगे के लिए बढ़ते हैं, तो अगली इंफॉर्मेशन अनअकैडमी साइड से है कि प्राइस जो है बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं। तो आप जो कोड है ट्यूटर्स 10 लगाइए, आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा और जो प्राइस हाइक होने वाले हैं उनसे आप बच जाएंगे। आगे बात करता हूं, 20% जितना भी प्राइस है वो हाइक होने वाला है, वो बढ़ने वाला है। तो जितना जल्दी हो सकता है उसको आप अवेल्ड कर लें, जितना जल्दी हो सकता है। तो आप सभी लोग 6 महीने या 12 महीने वाले प्राइस को ले सकते हैं। इसको लेने से दो बड़े फायदे आपको होंगे। पहला, 20% तो आपको जो प्राइस राइज से बढ़ना है वो बच जाएगा, पुराने रेट में मिल जाएगा। प्लस 10% ट्यूटर्स 10 लगा के आपको ऑफ मिल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें और समय से ही ऑफर लिया जाए तो आपको 30% तक का ऑफ मिल जाएगा। तो जल्दी करिए, ये ऑफर लिमिटेड समय के लिए है, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।